क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर आज हम लेके आए हैं 2। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ा रहे हैं क्या, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग लगेगी क्या, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस क्या होंगी। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चार टाइप की फोर्सेस होती हैं। फंडामेंटल फोर्सेस कितनी होती हैं, चार। सबसे पहली फोर्स जो होती है, ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि जो हर जगह पाई जाती है। ठीक है, तो चार फोर्सेस होती हैं। सबसे पहली जो फोर्स होती है वो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगली फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले ग्रेविटेशनल फोर्स रख लो। ठीक है, सबसे पहले रख लो ग्रेविटेशनल फोर्स। अगली जो फोर्स है वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर उसके बाद जो अगली फोर्स आती है वो आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे लास्ट में आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार टाइप की फोर्सेस होती हैं। सबसे पहली फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथी टाइप की जो फोर्स आती है वो हमारी होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो शायद 9th क्लास में आपने पढ़ भी रखा होगा कि अगर दो बॉडी हैं, ठीक है, दो बॉडी हैं, ठीक, मान लो एक का मास कितना है m1। ठीक है, दो बॉडी हैं, एक का मान कितना है, एक का मास कितना है m1, दूसरे का मास कितना है m2, और ये एक दूसरे से r सेपरेशन पर रखी हैं। ठीक है, एक दूसरे से r सेपरेशन पर रखी हैं। तो यहां जो फोर्स लगती है, सबसे पहले तो F प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के। दूसरी चीज जो होती है फर्स्ट कंडीशन में, दूसरी कंडीशन होता है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ठीक है, ठीक, दोनों इक्वेशन को एक साथ मिक्स करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 को मिक्स कर देंगे तो F प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, m1 m2/r²। क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g m1 m2/r²। ठीक है, क्या हो जाएगा, g m1 m2/r²। जहां पर g क्या है, यहां पर g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, G क्या हुआ हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जहां पर m1 m2 क्या है, मास, दो डिफरेंट मास है। तो अब मतलब क्या है, मींस क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी है, ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है। हमेशा दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास डिफरेंट या फिर सेम भी हो सकता है, उनके बीच में क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब देखो ग्रेविटी की वजह से ही सारी चीजें ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है ना। ठीक है, और सब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरती हैं। वेलोसिटी जो होती है, अगर जो गिरने की वेलोसिटी होती है वो सबके लिए फिक्स होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलो, ठीक, तो ये समझ में आया। ठीक, कि F प्रोपोर्शनल क्या है, m1 m2, F प्रोपोर्शनल 1/r², मिक्सअप किया, ये कांस्टेंट आया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम निकाल लेते हैं यूनिट ऑफ G। ठीक है, हम यूनिट निकाल लेते हैं। तो डिस्कशन कर रहे हैं यूनिट ऑफ G के बारे में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, अच्छा, तो यहां से देखो, अगर यूनिट निकालना चाह रहे हैं G की, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, FR² m/m1 m2। ठीक है, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर ओवर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, कोई प्रॉब्लम। ठीक है,
अगर देखो एक कंडीशन ले लो कि अगर m1 बराबर किसके हो जाए m2, ठीक है, m1 बराबर m2, दोनों मास इक्वल हो जाए, तब यह रिलेशन क्या बनेगा। तो मास इक्वल हो गया तो यहां पे वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g m1 की जगह पर m इंटू m बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या बना, g m स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, F इज इक्वल टू क्या आया, g m स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ठीक। कोई प्रॉब्लम, मिटा दें, ठीक है, छाप लिए। अगला डिस्कशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, चलो देखते हैं। चलो तो हेडिंग लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर ये फोर्स लगने के लिए जो चार्ज हैं, सबसे पहले जो चार्ज होने चाहिए, जो चार्ज होने चाहिए स्टैटिक। चार्ज कैसे होने चाहिए, स्टैटिक, ठीक है। चार्ज कैसे होने चाहिए, स्टैटिक। और सबसे पहले एक चीज और ध्यान देना कि चार्ज जो होने चाहिए वो स्टैटिक होने चाहिए। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक। और एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, अट्रैक्ट। मतलब यहां पर कहानी क्या है कि जो लाइक चार्ज है, सीधी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी फोर्स लगेगी, सबसे पहली चीज याद रखिए, जो फोर्स लगेगी वो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे लगेगी और कहीं फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। जो फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो देखो समझा रहा हूं कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर क्या है। मान लो दो स्टैटिक चार्ज है, ठीक है, ये पहला एक स्टैटिक चार्ज है ये वाला, एक दूसरा स्टैटिक चार्ज है ये वाला, ठीक है। तो इन स्टैटिक चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, मतलब ये जो जिस लाइन को मिलाने पर इनका सेंटर ज्वाइन होता है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे एक फोर्स एक्ट करेगी। मान लो इस पे चार्ज की कौन सा है, Q1, इस पे चार्ज क्या है, Q2, ठीक है। तो इन दोनों पे एक फोर्स काम करेगी, जैसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच का अगर हम सेपरेशन ले लें कितना, R, ठीक है। तो ये फोर्स जो होगी F इज इक्वल टू वो हो जाएगी K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या होती है, K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। जहां पर K क्या है, K को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। जो R हमारा है, R क्या है, सेपरेशन है Q1 और Q2 के बीच का, ठीक है। तो यहीं से आया कुलम्ब्स लॉ, ठीक है। वही डिस्कशन कर रहे हैं कुलम्ब्स लॉ के बारे में, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। देख लो, बता दें, चलो। तो अगला डिस्कशन है कुलम्ब्स लॉ के बारे में। दरअसल यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही डिफाइंड किया है कुलम्ब्स लॉ ने, ठीक है। तो वही हम ध्यान से देखने वाले हैं, चलो देखते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं, कुलम्ब्स लॉ। तो कुलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि ये जो फोर्स होगा ना, इसका जो नेचर होगा, इस फोर्स का, वो या तो अट्रैक्शन का होगा या फिर रिपल्सन का होगा। दो टाइप के नेचर होते हैं, जबकि जो ग्रेविटेशन है वो केवल अट्रैक्ट करता है, या तो ये अट्रैक्ट करेगा या फिर ये रिपेल करेगा। बस दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो अट्रैक्शन नेचर या फिर रिपल्सन नेचर, दो ही नेचर हो सकते हैं। तो अब देखो यहां पर क्या है कि यहां पर जो फोर्स लग रही है F प्रोपोर्शनल किसके होगी, Q1 Q2 के, ठीक है। वैसे लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, बट ठीक है, अब किताबें बोल रही हैं। F प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 Q2 के। और ये आगे पढ़ लेंगे कि लॉ का कोई प्रूफ कैसे नहीं होता, क्योंकि लॉ हम खुद ही ऑब्जर्व करके बनाते हैं, ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F
प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा 1/r²। ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे तो एफ प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एफ इज इक्वल टू क्या आया K टाइम्स Q1 Q2/r²। ठीक है, चलो तो K की अगर हम वैल्यू देखें, K की वैल्यू जो होगी, K क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसे क्या लिखते हैं 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, अभी यूनिट की बात कर रहे हैं इसकी, तो K की जगह पर क्या रख सकते हैं F इज इक्वल टू K की जगह पर पुटअप किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हुआ Q1 × Q2/r²। ठीक है, मतलब जितना फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा उसका जस्ट अपोजिट फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा। मतलब ये वाली जो फोर्स होगी ना, मान लो अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू नेगेटिव F21। ठीक है, फोर्स जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, झंझट है ही नहीं है, मतलब जस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ K, तो K की यूनिट कैसे निकालेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। K की यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, R को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया FR² इज इक्वल टू K टाइम्स क्या हुआ Q1 Q2 को भी यहां से हटा देंगे तो K इज इक्वल टू कितना हो गया FR², यहाँ नीचे कितना हो गया Q1 Q2। ठीक है, वैल्यूज पुट अप करी। ठीक, तो FR², F की जगह पर क्या है, F को फोर्स को कायम लिखते हैं न्यूटन, इसको मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, तो जो यूनिट हुई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और देख लो यहां से, अगर Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाए Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाए Q, तो ये जो फोर्स बन जाएगी F इज इक्वल टू वो कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q²/r², इतना तो पता ही है। ठीक है, इतना तो जानते हैं। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/r²। मतलब ये चीज सबसे पहली चीज जो ध्यान रखने वाली है, जो फोर्स होती है ना, ये वाली जो फोर्स होगी, ये एक्ट करेगी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे। कहां, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे। ठीक है, कहां एक्ट करती है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे। ये जो फोर्स एक्ट करती है, ये जो चार्ज है, वो चार्ज सबसे पहली बात है स्टैटिक होने चाहिए, इस चीज का ध्यान देना है। चार्ज जो होने चाहिए स्टैटिक होने चाहिए, अगर चार्ज स्टैटिक नहीं होंगे तो फिर से ये फोर्स किसी काम की नहीं है। ठीक है, मूविंग फोर्स पे ये मूविंग चार्ज है तो उन पे ये फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है, अभी तो ये फोर्स की कहानी देख रहे हैं, बाकी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सप्लेन करते हैं। अगर ज्यादा जानना है इस फोर्स के बारे में तो यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है 12th क्लास वाला, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, छप गया। अगला डिस्कशन है हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है, तो उसे देखते हैं, हेडिंग लगेगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चलो तो हेडिंग लगाओ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कहानी क्या है, या फिर इसे स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, अगर मैं सीधी तरीके से अगर मैं एटम ले लूं हीलियम का, किसका एटम ले लूं, हीलियम का, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम 2, एटॉमिक वेट 4। क्या हीलियम के एटम के अंदर, अगर देखो इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो हीलियम के एटम के अंदर ये मान लो न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस, चलो अच्छा इसको हम न्यूक्लियस मान के चल रहे हैं। तो इसमें 2 प्रोटॉन है मान लो, इनसे मान लो हम प्रोटॉन दिखा रहे हैं, 2 प्रोटॉन। ठीक है, और क्या 2 ही न्यूट्रॉन होंगे, देख लो क्या 2 ही न्यूट्रॉन होंगे, मतलब अगर यहां देखें तो 2 न्यूट्रॉन है हमारे पास। ये ब्लैक वाले क्या हैं, ब्लैक वाले क्या हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये वाले क्या हैं, ठीक है, जो थोड़ा मोटे तगड़े लग रहे हैं ये क्या हैं, प्रोटॉन। ठीक है, अब आगे हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक, थर्ड हम शो ऑफ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यहां 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है, मान लो यहाँ कितने 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कितना
कितने, ये इससे क्या दिखाया जा रहा, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो इस एटम को ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की कहानी क्या है, अगर सोचो यहां से हम क्या कर दें, इस स्ट्रक्चर से अगर सोचो यहां से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें, तो पता है कि प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है। देखो एटम, कोई भी एटम डिसाइड होता है, कोई भी एटम, पता होगा ये आपको, कोई भी एटम डिसाइड होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, एटम डिसाइड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ये बताते हैं ना कि काहे का एटम है वो, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये बताते हैं कि किसका एटम है वो। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1, तो क्या होगा, हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4, ठीक है। तो इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे। तो वही है कि एटम किससे डिफाइंड होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ना कि इलेक्ट्रॉन से, ना ही न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो अगर सोचो यहां से हम इलेक्ट्रॉन को हटा दें, मान लो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की हमने छुट्टी कर दी, तो ये भाई साहब ये कुछ ऐसा दिखेंगे, इनको जूम मारते हैं, क्या करते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन को हमने गायब कर दिया, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर लिया, मान लो यहां से रिमूव कर दिया, किसी तरीके से रिमूव कर दिया, कैसे किया है, ठीक है, वो आप जानो, ठीक है, रिमूव कर दिया बस यहां से। अब रिमूव कर दिया तो अब देखो ध्यान से, मान लो ये अंदर का मैकेनिज्म है, ठीक है, और ये प्रोटॉन्स है, ठीक है, सुनो ध्यान से, ये क्या है, ये प्रोटॉन्स है और ये न्यूट्रॉन है। अच्छा, न्यूट्रॉन के पास तो पता है कि कोई चार्ज वार्ज होता तो है नहीं, है ना, न्यूट्रॉन वैसे ही नल्ले होते हैं, ठीक, ये तो पता है। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। रुको बना दूं मैं यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास ये फिर से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होते हुए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होना चाहिए था, मतलब अब हमें तो पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब रिपेल तो करेंगे, बट भले कुलम्स फोर्स नहीं लगेगी, कुलम्स लॉ नहीं लगेगा, बट रिपेल तो करेंगे, रिपल्सन तो होगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगर आप कहते हो कि ये मोशन में, हाँ ठीक है, मान लिया मोशन में है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे ना, प्रतिकर्षित करते हैं ना, ठीक है। तो मतलब ये क्यों रिपेल नहीं कर रहे हैं, कुछ तो है जो ये इनको बांध के रखा है, ठीक है, कुछ तो है, कोई कहानी ऐसी है, ठीक है, जो इनको बांध के रखी है, मतलब जाने नहीं दे रही है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी नहीं जा रहे हैं, तो यही जो फोर्स होती है जो इनको बाइंड करके रखती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो फोर्स होती है जो जिसने इनको बांध के रखा है, ठीक है, जो इनको बॉन्ड बना के रखी है, मतलब बांध के रखी है, ठीक है, बाइंड करके रखी है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक। तो अगला डिस्कशन हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, मिटा दे। चलो अगला डिस्कशन है किसके बारे में, वीक न्यूक्लियर फोर्स, हेडिंग लगेगी वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अब इसकी कहानी क्या है, तो इसमें हम सबसे पहले समझ रहे हैं बीटा एमिशन, ठीक है, बीटा पार्टिकल पहले समझते हैं, ठीक है, बीटा पार्टिकल का एमिशन, बीटा एमिशन। तो देखो बीटा एमिशन कहानी कहां से शुरू हुई, बीटा पार्टिकल एमिट कहां से होता है, बीटा पार्टिकल पहले होता क्या है। तो बीटा पार्टिकल नथिंग बट इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन का वैसे ऐसे मास तो जीरो होता नहीं है, बट अगर हम प्रोटॉन के कंपैरिजन में देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या, हम जीरो ही तो मानेंगे, बहुत कम है। प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कुछ है ही नहीं है ना। तो बीटा पार्टिकल दिखाया किसे जाएगा, मतलब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इसका जो चार्ज होगा यहाँ -1 होगा, मतलब जो ऊपर मास होगा वो कितना होगा, 0, ठीक है, मास कितना होगा, 0, ठीक है। तो ये बीटा पार्टिकल की कहानी है। तो बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा एमिशन क्या होता है, देखो जैसे मैं समझाऊं, ठीक है, अगर मैं समझाऊं तो मान लो कि ये हमारी पेरेंट न्यूक्लियर है, मान लो X कोई एटम है, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा एटम है, जो भी है, मान लो कि इसका एटॉमिक नंबर, चलो अभी हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 7 है,
ठीक है, और एटॉमिक वेट 16 है। कितना है? 16 है, या फिर एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। और ये एटॉमिक वेट, हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये अनस्टेबल लेना है, याद रखिएगा क्या लेना है, अनस्टेबल। तो एटॉमिक वेट कितना है? 14। यहां से क्या दिखाया जाता है? यहां दिखाया जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो 6 का मतलब समझ गए होंगे कार्बन, ठीक है, समझ गए होंगे ना, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या करते हैं, जब ये हमारी ये होती है अनस्टेबल है, तो ये हमारी है पेरेंट न्यूक्लियर। क्या है ये? पेरेंट न्यूक्लियर, ठीक है, या फिर पेरेंट है मान लो, ये तो ये पेरेंट है। तो यहां से क्या करते हैं, यहां से जैसे ही बीटा पार्टिकल निकलेगा, एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, वन बीटा पार्टिकल -1, ठीक है। तो ये बीटा पार्टिकल निकला, तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, इस बीटा पार्टिकल की वजह से, बीटा पार्टिकल मान लो निकला, तो ये जो 6, ये क्या हो गया, यहां पर मान लो कोई y आया, y क्या हो गया 7, एटॉमिक वेट कितना हो गया 14, तो साथ में क्या निकली? एनर्जी। साथ में क्या निकली? एनर्जी। तो मतलब हो क्या रहा है? एनर्जी निकली। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो बीटा पार्टिकल होता है ना, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। एक चीज समझो, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और स्पीड इतनी ज्यादा होती है, ये लगभग होती है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट के करीब करीब की स्पीड। अगर आइंस्टीन की रिलेटिविटी पता है तो आपको ये पता होगा कि इस स्पीड पे स्पीड अगर बढ़ती है, फिर मतलब स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, उसका मास अनडिफाइंड हो जाता है। अगर यहां मास की बात करें, इसका मास, तो ये मास तो अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ पा रहे हो? मास क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। अब तो आप कुछ बता ही नहीं पाएंगे ना, स्पीड इतनी ज्यादा है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी ज्यादा स्पीड है। तो मतलब ये पेरेंट न्यूक्लियर हुआ, एक बीटा पार्टिकल निकला। अब इस बीटा पार्टिकल का देखो जरा ध्यान से, यहां 6 में एक एडिशन हुआ, तो ये क्या हुआ, ये माइनस का मतलब ये घटा मत देना, एडिशन हुआ तो ये कितना हो गया 7, और ऊपर देखो, ऊपर इनको ऐड किया तो ये कितना हुआ 14, साथ में निकली एनर्जी। तो अगर एनर्जी निकली है तो मतलब यहां की एनर्जी सेम होनी चाहिए, और यहां का मोमेंटम सेम होना चाहिए, एनर्जी मोमेंटम दोनों सेम होने चाहिए। देखो हमें सबसे पहली चीज तो ये पता है कि मतलब बोथ साइड का एनर्जी एंड मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट यहां ऐसा हो नहीं रहा, एनर्जी और मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना, एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, मोमेंटम संवेग, ठीक है, मोमेंटम भी सेम होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो इसकी वजह से यहां पर एनर्जी के साथ साथ एक और चीज निकलती है, जिसे हम दिखाते हैं वी बार से, जिसको हम बोलते हैं एंटाई न्यूट्रिनो। इनको हम क्या बोलते हैं? एंटाई न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो। तो ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है? ये कंजर्व करके रखता है, दोनों तरफ कंजर्व करता है किसको? एनर्जी एंड मोमेंटम को। ये कंजर्व किसको करता है? देखो यहां पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों गड़बड़ हो रहे थे, तो वहां क्या निकला? एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों गड़बड़ हो रहे थे। अभी देखो पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद क्या होते हैं। तो यहां देखो, यहां प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वजह से क्या निकला? एंटाई न्यूट्रिनो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पर जब एमिशन हो रहा है, देखो, और अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे मान लो, देखो होगा क्या, मतलब अनस्टेबल लेने के बाद ना, अनस्टेबल कंपाउंड, जैसे मान लो यहां कार्बन ले रहे, कार्बन 6 है ना, एटॉमिक नंबर यहां पर ले लो, मान लो ले लिया 14। अगर एक बीटा पार्टिकल निकला यहां से, बीटा का एमिशन हुआ, बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये 6 से हो जाएगा 7, और 7 और ऊपर एटॉमिक नंबर कितना? 14। और आप 7 क्या जानते हैं? 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? ठीक है, किसका होता है? ठीक, नाइट्रोजन का, ठीक है, ये तो पता है ना, ठीक। 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। अरे देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6
7, इतना तो याद ही होगा ना, 30 तक तो याद ही होंगे ना, ठीक है। तो आ रही बात समझ में। तो यहां से क्या देखो, कार्बन से क्या बन गया, ये नाइट्रोजन। कार्बन से क्या फॉर्म हो गया, ये तो कार्बन था, और कार्बन कैसा था, अनस्टेबल। कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल, ठीक है। क्या होना चाहिए, अनस्टेबल। अनस्टेबल से क्या, ये क्या बन गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बना, और साथ में क्या रिलीज हुई, एनर्जी। साथ में क्या रिलीज हुई, एनर्जी, और साथ में एंटाई न्यूट्रिनो। एंटाई न्यूट्रिनो। दरअसल बच्चा यहां देखो, यहां प्रोटॉन कैसे चेंज हो रहे हैं, प्रोटॉन कैसे चेंज हो रहे हैं, मतलब प्रोटॉन बना किसे। देखो कहानी यहां क्या चलती है, यहां बच्चा जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कन्वर्ज हो जाते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन में। आ रही बात समझ में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। सोचो यहां का एक न्यूट्रॉन रहा होगा भाई, और कुछ तो देखो चेंज ही नहीं हुआ। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो बीटा का एमिशन हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोटॉन में। तब सोचो एक प्रोटॉन यहां से निकल गया तो यहां 6 कितना आ गया, 7, और बीटा का एमिशन हो गया। यहां से क्या हुआ, -1। यहां पे ये यहां जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1। मास कितना होता है, 0, ठीक है। जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मैं पहले बोला ना, नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी तरह हम कोई और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास कार्बन था, मान लो ये क्या है, नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, और ये कितना है, 16, ठीक है। अनस्टेबल है, पता है। तो अब देखो क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, एक बीटा का एमिशन करवाते हैं। तो यहां से क्या होगा, 7 से क्या हो गया, 8, ये क्या बना, ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या हुआ, 16, और यहां से क्या निकली, एनर्जी, और प्लस में क्या निकला, एंटाई न्यूट्रिनो। क्या निकला, एंटाई न्यूट्रिनो। कोई प्रॉब्लम, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। छाप लो, हो गया, मिटा दे। देखो तो अगला हम फिजिक्स के लॉस के बारे में बात कर रहे हैं कि लॉ क्या क्या है, ठीक है। बेसिक जैसे कंजर्वेशन, ठीक है। जो फिजिकल लॉ है उनकी बात करेंगे। हेडिंग लगेगी फिजिकल लॉ। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या कहता है, एनर्जी, ये लॉ क्या कहता है, एनर्जी में बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द one form to another form, one form to another form, it cannot be created or destroyed, it cannot created or destroyed। अब इसे समझ भी सकते हैं, ठीक है। एनर्जी में बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ बदला जा सकता है, ना ही उसे आप खत्म कर सकते हैं, ना ही आप उसे बना सकते हैं। देखो जैसे मान लो जैसे एनर्जी है, एनर्जी को एक मीडियम से ट्रांसफॉर्म करने के लिए दूसरे मीडियम में कोई दूसरी टाइप वाली एनर्जी चाहिए। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी आ रही, तो इलेक्ट्रिसिटी से हम कन्वर्ट कर देते हैं किसको, पंखे में दे देते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी। या फिर मैकेनिकल एनर्जी से जनरेटर के थ्रू हम क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। या फिर जैसे पानी चल रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसे हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं ना। अगर आपसे कहा जाए एनर्जी बना दीजिए, बना पाएंगे? या फिर कहा जाए एनर्जी को खत्म कर दीजिए, खत्म कर पाएंगे? सोचिए जरा ध्यान से। ना ही एनर्जी को आप बना सकते हैं, ना ही आप एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी का बहुत बेसिक सा लॉ हुआ, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। चलो अगला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो अब इसकी कहानी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, मास की कहानी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब मास पे जब चल रहे हैं तो यहां मास को क्या कर सकते हैं, सेम मास की कहानी में है, मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। मास को भी तो, अरे जैसे मान लो, जैसे आपके पास इतना बड़ा कोई टुकड़ा है, मान लो लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करके कुछ और किसी और चीज में कन्वर्ट कर देंगे, अमलगम बना दिया, कुछ भी बना दिया, लेकिन आपसे कह दिया जाए कि वही मास को क्रिएट कर दीजिए, कर पाएंगे? जवाब में नहीं कर पाएंगे ना, कहां से क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो सेम, ठीक है, मास मे बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, सेम कहानी। तो यहां पर जैसे एक फेमस रिलेशन यूज करते हैं, E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है, जहां पर E क्या है, एनर्जी, E क्या है, एनर्जी, M क्या है, मास, और C है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। E एनर्जी है, M मास है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये बोलते हैं आइंस्टीन साहब कि एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, एनर्जी और मास, ठीक है, एनर्जी एंड मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब जो मास है वही एनर्जी है, जो एनर्जी है वही मास है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एनर्जी मास का इक्विवेलेंट है? देखो, जितना बड़ा मास लेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ये भी तो सोचो। दरअसल जो मास है वही तो एनर्जी है ना, ठीक है। जैसे मान लो इतना बड़ा पत्थर हम फेंके, ठीक है, कहीं पर इतना बड़ा पत्थर फेंके, तो पत्थर जैसे किसी की तरफ फेंक रहे हैं, तो उसका अगर मास ज्यादा है, ठीक है, तो पत्थर डैमेज ज्यादा करेगा ना, ठीक है, पत्थर डैमेज ज्यादा करेगा ना। अगर मास कम है तो पत्थर डैमेज कम करेगा ना, ठीक है। तो जो एनर्जी है वही मास है। अगर देखें, अगर किसी की वेलोसिटी बढ़ा दी जाए, मान लो m, एक रिलेशन पड़ा होगा, m इज इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। देखो, पहले अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हम स्पीड बढ़ाएं, m नॉट क्या है, रेस्ट मास, m नॉट क्या है, रेस्ट मास, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम स्पीड बढ़ाएं तो पहले उसका मास इंक्रीज होता है। अगर स्पीड पहले बढ़ाएं, स्पीड को अगर हम इंक्रीज करें तो उसका मास भी इंक्रीज होगा, समझो ध्यान से, मास भी इंक्रीज होगा। अरे मतलब देखो जरा ध्यान से, ये वाली वैल्यू ओवरऑल कुछ और होगी, मतलब जैसे मान लो या ये वाली वैल्यू बढ़ाएं, मान लो स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू और छोटी होगी, करीब करीब 0 हो जाएगी, ठीक है। अब नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में ये वाली वैल्यू लगभग करीब करीब 0 हो जाती है, तो ये हमारा मूविंग मास ही रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास ही मूविंग मास होता है, ठीक है। लेकिन अगर सोचो, अगर हम क्या करें, अगर हम इस वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक सिचुएशन आएगी, पहले ये स्पीड के साथ स्पीड बढ़ाने पे मास बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे मास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे ही v इज इक्वल टू क्या हो गया, c, v बराबर c हो गया, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर बाई c स्क्वायर ना, ये तो निपट जाएंगे, कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, m बाई 0, सॉरी, ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड ना, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मास कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है, मास अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। चलो अगला डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो हेडिंग लगेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या है, ये कह रहा है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड,
ये वही बोल रहे हैं कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वही है कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड it may be transformed from the one form to another form। ठीक है, मतलब क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहां का जो मास होता है वो कंजर्व होता है। देखो जैसे मान लो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, ये क्या है, यहाँ का चार्ज कितना है Q1, यहाँ का चार्ज कितना है Q2, दूसरा भी सिस्टम वैसा है, ये क्या है Q3, ये वाला क्या है Q4। तो मतलब यहाँ क्या होगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या होगा Q3 प्लस Q4। ठीक है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। मान लो किसी 3 की वैल्यू गिवन है तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो चार्ज होता है कंजर्व होता है। अगला डिस्कशन हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मिटा दें, देखो। ठीक है, चलो, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अगला डिस्कशन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब देखो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो जैसे मान लो 2 बॉडी हैं और 2 बॉडी कोलाइड कर दे। ठीक है, 2 बॉडी हैं, एक पहले का मास कितना है m1, दूसरे का मास मान लो m2। ठीक है, दूसरे का मास कितना है m2। ठीक है, ये कोलाइड करते हैं। मास देखो कोलाइड करने से पहले इनकी वेलोसिटी मान लो रही होगी u1 u2। ठीक है, आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, मान लो ये इस डायरेक्शन में निकल रही है तो इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1 v2। ठीक है, अब ये वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। ठीक है, मतलब इनका जो मोमेंटम होगा, ओवरऑल जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो मोमेंटम होता है, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व हो जाता है, जिसे पहले पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे आगे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं पर हम लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।